हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कक्षा 5 का पार्ट 4 ईवीएस हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था मेरा ज़िला। मेरे ज़िले में हम लोग अपने ज़िले के बारे में और राज्य के बारे में जाना था, क्या क्या स्थित है, कहाँ पर आप रहते हो, वहाँ पर क्या प्रख्यात है, कौन सी वस्तु सबसे ज़्यादा प्रख्यात है, वो हमने जाना था। अब आती है पार्ट 5 की बारी, जो कि है भोलू की अजायब दुनिया। कहने का मतलब है जो भोलू है उसकी अजब गजब की दुनिया। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हमारा पार्ट नंबर 5, भोलू की अजायब दुनिया। पढ़िए मित्रों, यह भोलू है। भोलू आज तालाब की ओर घूमने निकला है। आइए हम भी भोलू के साथ घूमें और नई नई बातें जानें। भोलू: अरे वाह, कैसी सुंदर मछली है। ओह मोंटू मछली, तुम मेरे पास खेलने के लिए आओ ना। मछली: ना ना, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ना ना, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, तुम यहाँ मेरे पास पानी में अंदर खेलने आओ। भोलू: मैं तो पानी में अंदर नहीं आ सकता। मछली: मैं पानी के बाहर नहीं आ सकती। भोलू: क्यों? मछली: मैं ज़मीन पर सांस नहीं ले सकती। भोलू: मैं पानी में सांस नहीं ले सकता। मछली: भोलू, प्रत्येक के रहने की निश्चित जगह होती है। तो कहने का मतलब ये है, एक प्राणी और एक इंसान में बातचीत हो रही, जिसका नाम है भोलू और मछली। भोलू मछली कहते हैं कि भोलू कहता है मछली तुम बाहर आओ ना, और मछली कहती है भोलू तुम अंदर आओ ना। तो इससे ये पता पड़ता है कि जो मनुष्य और प्राणी हैं उनका दोनों का जीवन निर्भर अलग अलग वस्तुओं पर करता है। जैसे कि प्राणी हैं, जो पानी में रहने वाले प्राणी हैं, वो क्या करते हैं, पानी में ही रहते हैं, और बाहर आएंगे तो उनका श्वास यानी वो मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। और अगर इंसान को अगर तैरना नहीं आता है तो वो पानी के अंदर जाएगा तो वो भी मरने की कगार पर पहुंच जाता है। तो अब बात करते हैं स्वाध्याय में, जिसमें लिखा है लिखिए पानी में रहिए। तो पानी में रहने वाले सबसे पहले मछली, बगुला, तारा मछली, मेढक, बतख, जलीय सांप, बलबिलाड़ी, कछुआ, मगरमच्छ और ऑक्टोपस, करंट वाली मछली, ऐसा आएगा। अब बारी आती है पेज नंबर 38 मतलब 38 पर। भोलू: अरे चीची गिलहरी, कैसी हो? आनंद में? तुम मेरे साथ खेलने आओगी? गिलहरी: हाँ अवश्य आऊँगी। भोलू: क्या तुम पेड़ पर से नीचे उतरकर ज़मीन पर रह सकती हो? गिलहरी: हाँ क्यों नहीं, मैं ज़मीन पर रह सकती हूँ, पेड़ पर घोंसला बनाती हूँ। भोलू: अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो। देखो मोंटू मिंटू मछली कहती है कि वह तो केवल पानी में ही रहती है। गिलहरी: मछली की बात सही है, उसका घर पानी में है, इसलिए वह पानी में रहती है। भोलू: तो क्या तुम पानी में नहीं रह सकती? गिलहरी: ना भोलू, मैं पानी में नहीं रह सकती, हम ज़मीन पर रहते हैं, हम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, जिससे हम पानी में नहीं रह सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पीछे वाला पेज है, हमने भोलू और मछली के बारे में बात की थी। अब यहाँ पे भोलू और गिलहरी की बात हो रही। गिलहरी को आप लोग जानते हो पेड़ पे अक्सर मिलती है, ज़मीन पर अक्सर मिलती है। तो भोलू और गिलहरी की बात हो रही है कि आप पानी में जा सकते हो। तो गिलहरी कहती है कि हम पानी में नहीं जा सकते हैं। तो इसी प्रकार हर जीव की निश्चित जगह है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वाध्याय में चींटी गिलहरी जैसे अन्य कौन से प्राणी हैं। तो सबसे पहले गिलहरी, सूअर, बिल्ली, चूहा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, कुत्ता, बकरी, गाय, भैंस, ऊँट जैसे प्राणी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेज नंबर 39 पर। भोलू आगे की ओर चला, वहाँ रास्ते में उसे डगमगा कछुआ मिला। भोलू: अरे डगमग, कहाँ जाते हो? कछुआ: भोलू, यहाँ बहुत गर्मी है, मैं तालाब में जाकर पानी में आराम करूँगा, मुझे गर्मी से छुटकारा मिलेगा। भोलू: तुम तो ज़मीन पर चलते हो, फिर भी पानी में कैसे रह सकते हो? कछुआ: क्यों, मैं पानी में नहीं रह सकता? भोलू: वह चींची कहती है कि हम ज़मीन पर रहने वाले पानी में नहीं रह सकते। कछुआ: चींची की बात सही है, फिर भी ज़मीन पर रहने वाले प्राणियों में मुझ जैसे भी होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों जगहों पर रह सकते हैं। भोलू: अरे ये तो आश्चर्यजनक बात हुई। तो अब यहाँ पे
भोलू और कछुआ की बात होती है, तो कछुआ आप लोग जानते हो कि पानी के अंदर भी रह सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है। तो इससे ये साबित होता है कि हमारे पास 3 प्रकार के प्राणी मिलते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो हमारा 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले भूचर आता है, और दूसरा आता है जलचर, तीसरा आता है नभचर, और चौथा आता है उभयजीव। जिसमें भूचर भूचर हमारा क्या होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। भूचर होता है सामान्य रूप से जो सजीव जमीन यानी भूमि पर रहता है, उसे हम भूचर कहते हैं। एग्जाम्पल पे दे सकते हैं कुत्ता, बिल्ली, बकरी, चूहा आदि। ठीक है, अब बात करते हैं जलचर। जलचर क्या होता है, जलचर जो सजीव सामान्य रूप से पानी में रहते हैं, उसे हम जलचर कहते हैं। अब बारी आती है नभचर। नभचर में क्या होता है, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को नभचर कहते हैं। नभ यानी आकाश, तो उससे हमें पता पड़ता है आकाश में रहने वाले पक्षियाँ। ठीक है, तो उसमें कबूतर, कौवा, चिड़िया आदि। उसके बाद उभयजीवी। उभयजीवी मतलब जो ज़मीन पर भी रह सकता हो और पानी में भी रह सकता हो, ऐसे सजीव जहाँ जगह पर निवास करते हैं उसे उभयजीवी कहते हैं, जैसे मेंढक और कछुआ। हम लोग जान चुके हैं कि 4 प्रकार के हमारे पास पशु पक्षी होते हैं। तो अब बारी आती है कछुआ। कछुआ में मेंढक आ गया, जल बिलाड़ी आ गई, मगर आ गया, जलीय सांप आ गया, हिप्पोपोटामस आ गया, बतख आ गया। ठीक है, और जो बाकी की खाली जगह वो आपको खुद से भर लेनी है। मैं आपको एक PDF दूंगा, उसके अंदर आपको सारे आंसर की मिल जाएंगे। कुछ बाकी होंगे 2-3, वो आपको स्वयं से करने होंगे, जिसमें लिखा है स्वयं से कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, पेज नंबर 40। भोलू विचार करता हुआ आगे चला। वहाँ रास्ते में उसे कीटू कबूतर मिला। कबूतर: भोलू कैसे हो, मज़े में? कहाँ चले? भोलू: क्या कहूँ कीटू, मैं तो अत्यंत असमंजस में हूँ। कबूतर: तुझे कैसा असमंजस? भोलू: देखो, वह मछली कहती है कि मैं पानी में ही रहती हूँ। गिलहरी कहती है वह ज़मीन पर ही रहती है। पानी में नहीं। डगमग कछुआ तो पानी और ज़मीन दोनों जगहों पर रह सकता है। कबूतर: भोलू, इसमें कोई दुविधा नहीं है। कोई ज़मीन पर चलता है, कोई आकाश में उड़ता है, तो कोई चलना और तैरना दोनों काम कर सकता है। भोलू: तुम कहाँ रहते हो? तुम चलते हो कि तैरते हो? कबूतर: देखो भाई, ऐसे तो मैं कुआं, मकान, दीवार की गुहा में घोंसला बनाकर रहता हूँ। मैं तो आकाश में उड़ने वाला हूँ, केवल दाना चुगने के लिए ही ज़मीन पर आता हूँ। तो इससे हमें पता पड़ता है एक हमें और पक्षी मिल गया है जो अलग प्रकार का जीवन जीता है, जो कि आकाश में उड़ता है, जिसको हम नभचर पक्षी कहते हैं। अब बारी आती है स्वाध्याय की। हमारे आसपास रहने वाले और आकाश में उड़ने वाले कौन से पक्षी हैं, उन्हें नोट कीजिए। जिसमें सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर कबूतर दिया है। उसके बाद मोर लिख सकते हैं, चील लिख सकते हैं, चिड़िया लिख सकते हैं, तीतर लिख सकते हैं, बाज लिख सकते हैं, कौवा लिख सकते हैं, कोयल, तोता, मैना। और जो बाकी के 2 हैं वो आपको खुद से करने होंगे, मैं आपको PDF में दे दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब बात करते हैं पेज नंबर 48 पर, जिसमें लिखा है पढ़िए। भोलू: सबसे पहले हाथी से बात होती है। हाथी: भोलू: ए भोलू, कहाँ जाते हो? भोलू: हाथी दादा, अच्छा हुआ आप मिल गए। मैं तो अत्यंत दुविधा में हूँ। हाथी: क्यों, क्या हुआ? भोलू: दादा, यह मछली केवल पानी में ही रहती है, यह गिलहरी ज़मीन पर ही रहती है, और कछुआ ज़मीन और पानी दोनों में रहता है। यह कैसा असमंजस है? हाथी: ये इसमें क्या असमंजस है, प्रत्येक का अपने अनुकूल निवास होता है। भोलू: अच्छा ऐसा है? हाथी: हाँ, जो ज़मीन पर रहता है उसे भूचर, जो पानी में रहता है उसे जलचर, जो आकाश में उड़ता है उसे नभचर, और जो ज़मीन और पानी दोनों पर रहता है उसे उभयजीवी के रूप में जाना जाता है। भोलू: ओ ऐसा है। तो अब बात करते हैं स्वाध्याय, जिसमें आपने पशु पक्षियों के नाम नोट किए हैं। निवास के अनुसार किस प्राणी को क्या कहा जाता है, उसे नोट कीजिए। सबसे पहले हम भूचर की बात करेंगे। भूचर में गाय आती है, कुत्ता आता है, गिलहरी आती है और चूहा आता है। अब जलचर की बात करते हैं। जलचर में मछली, जलीय सांप, तारा मछली और बतख आएगी। उसके बाद नभचर प्राणी यानी नभचर पक्षी यानी तोता, कबूतर, चिड़िया, कौवा। उसके बाद उभयजीवी मेंढक, कछुआ, मगर और बतख। ठीक है, अब बात करते हैं पेज नंबर 42 पर। पेज नंबर 42 पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक आपको
जिसमें सभी प्राणी, सभी पक्षी दिखाई दे रहे हैं। अब आप लोग भूचर, जलचर और नवचर और उभयजीवी के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं क्या होता है। अगर देखो भूचर हो तो आपको लाल रंग भरना है, अगर जलचर हो तो आपको नीला भरना है, और नवचर हो तो आपको हरा भरना है, और उभयजीवी हो तो आपको पीला रंग भर देना है। पेज नंबर 42 पर वो आपको स्वयं से करना होगा। अब बात करते हैं पेज नंबर 43 पर, जिसमें लिखिए पढ़िए। भोलू, हाथी दादा, अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया है। हाथी, बेटा भोलू, प्राणियों एवं वनस्पतियों में बहुत सी बातें विविधता देखने को मिलती हैं। भोलू, हाँ दादा, बाह्य रूप, निवास सभी में कितनी विविधता है। हाथी, केवल बाह्य रूप और निवास की दृष्टि से ही नहीं, उपयोग की दृष्टि से भी हमारे अंदर विविधता है। अब बात करते हैं पेज नंबर 43 की चर्चा में। तो चर्चा में हम लोग कुछ लेके आए हैं दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं के नाम, और जिसमें है हमारे दो प्रकार। किसके पास यह वस्तु मिली, वनस्पति या प्राणी। अगर वनस्पति के पास हो तो सही, और प्राणी के पास हो तो सही। अगर प्राणी के पास है तो प्राणी में सही करना है, और अगर वनस्पति के पास है तो वनस्पति में सही करना है, कोई एक में ही आपको टिक करना है। तो रोटी, रोटी किससे मिलेगी हमें, वनस्पति से। उसके बाद फल, वनस्पति से। उसके बाद लकड़ी के मेज, वो भी वनस्पति से। उसके बाद ऊन, उसके बाद कुछ नहीं दिए हैं तो हमको खुद से लिखना है। जैसे कि ऊन दिया है तो हम ऊन को किस में लिखेंगे, प्राणी से, क्योंकि प्राणी से हम प्राप्त करते हैं ऊन, जैसे भेड़ हुआ, ठीक है। उसके बाद सूती कपड़ा, सूती कपड़ा वनस्पति से। पलंग वनस्पति से। झाड़ वनस्पति से। उसके बाद चमड़े की बेल्ट, जो कि प्राणी। दूध प्राणी। घी प्राणी। अंडा, घी अंडा प्राणी। रबड़ प्राणी। तो ये आपको लिख देना है, सही का चिन्ह लगा देना है या तो टी बना देना है। उसके बाद आता है पेज नंबर 44, 44 पेज नंबर 44 पर है, चर्चा कीजिए। वृक्षों की उपयोगिता, प्राणियों की उपयोगिता। दो मित्र थे, उन्होंने विद्यालय में नीम का पौधा लगाना निश्चित किया। पौधों की रोपाई की। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बकरी इस पौधे को खाने जा रही थी। दोनों ही मित्रों ने तत्काल इस पौधे के चारों ओर घेरा बना दिया। इस पौधे की रक्षा की। ऐसा कहा जाएगा, पौधों को तैयार करने के लिए खुद पानी और गुड़ाई करना पौधों का संवर्धन करना कहा जाता है। हाथी, भोलू, अब समझ में आया होगा कि संरक्षण और संवर्धन किसे कहते हैं। भोलू, हाँ हाथी दादा, सब ठीक तरह से समझ आ गया है। हाथी, तो अब कहो, हमारे संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या करोगे। भोलू, बोलिए दादाजी, क्या करना चाहिए। हाथी, अपने मित्रों के साथ चर्चा करें और स्वयं ही नोट करें। भोलू, हाँ आइए हाथी दादा, तो लिखिए मैं आपको दिया है, क्या आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ 4 पॉइंट जैसे लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको एक PDF फाइल दूंगा तो उसके अंदर आपको 4 पॉइंट मिल जाएंगे। कुछ इस प्रकार से होंगे। पहला, पशु पक्षियों को पानी मिल सके, इसके लिए पानी की कुंडी की व्यवस्था करें। दूसरा है, पक्षियों के लिए चबूतरा पर अनाज के दाने डालें। तीसरा, मकर संक्रांति के दिन पतंग की डोरी से घायल पक्षियों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करें। चौथा, गलियों में गाय और कुत्तों को रोटी डालेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पेज नंबर 44 का। अब आती है पेज नंबर 45 की बारी, जो कि लास्ट पेज है हमारे इस चैप्टर का। सोच कर कहिए, अपने विद्यालय में कौन कौन से पौधे लगाएं। तो सबसे पहले हमारे विद्यालय में अशोक, गुलमोहर, गुड़हल, गुलाब, नीम, अड़ूसी, गेंदा, बेला, चमेली तथा मेहंदी के पौधे लगे हुए हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है पेज नंबर 45 पे ही, इन पौधों को लगाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इन पौधों को लगाने के लिए, पौधों को बोने के लिए सर्वप्रथम जिस स्थान पर पौधा लगाना है उस स्थान पर गड्ढा खोदकर उसमें खाद आदि डालनी चाहिए। उसके बाद पौधों को जड़ों के आसपास का प्लास्टिक हटाकर उसे गड्ढा में रखकर मिट्टी से गड्ढे को बंद करना चाहिए, तथा पौधे को जड़ों के आसपास प्लास्टिक हटाकर उसे रखकर मिट्टी के गड्ढे को बंद करना चाहिए। पौधों को नियमित खाद तथा पानी मिले ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ये है हमारे पौधे बोने की प्रक्रिया, जो कि आप लोगों को हर रोज़ एक पौधा नहीं तो कम से कम 1 महीने में एक पौधा तो आपको लगाना ही है। अगर जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए बहुत ही जीवन कारक गैस है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, 45 पेज नंबर पर। चिड़ियाघर में कौन कौन से प्राणी होते हैं। तो चिड़ियाघर में बहुत प्रकार के प्राणी होते हैं, जैसे कि कुछ इस प्रकार हैं। चिड़ियाघर में शेर, बाघ, चीता, सियार, लोमड़ी, हिरन, नील गाय, रीछ, बंदर, गौ आदि
हाथी जैसे जंगली प्राणी और मछली, कछुआ, मगर, सांप, जल बिल्ली जैसे ऐसे जलीय प्राणी होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक और है जिसमें लिखा है चर्चा। चर्चा में हम सबसे पहले अभ्यारण्य के बारे में सीखें। अभ्यारण्य होता क्या है? अभ्यारण्य की कुछ परिभाषा इस प्रकार होती है: जंगली प्राणी और पक्षी जिस स्थान पर निर्भय होकर मुक्त अवस्था में घूम सके तथा उनका रक्षण और संवर्धन हो सके, ऐसे आरक्षित प्रदेश को अभ्यारण्य कहते हैं। नेक्स्ट, संग्रहालय यानी चिड़ियाघर। प्राणी संग्रहालय विभिन्न प्रकार के प्राणियों और पक्षियों को अनुकूल वातावरण में उनका संरक्षण और संवर्धन करके सुरक्षित रहने के लिए स्थान को प्राणी संग्रहालय कहते हैं। उसके बाद पौध संवर्धन केंद्र यानी पौधा उच्छेद केंद्र किसे कहते हैं? तो जिस स्थान पर वनस्पति के बीज में से या कलम लगाकर पौधे तैयार करने का कार्य होता है, ऐसे स्थान को पौधे उच्छेद केंद्र या तो पौधे संवर्धन केंद्र कहते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको सबसे पहले वीडियो चाहिए तो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको जो भी मैं पहले वीडियो डालूँगा वो आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।